You might sit in one place and study for hours and hours and hours for an exam. And then you might say, today I have done so much work. But let me tell you, you have not done any work at all. Hello everyone, I'm Jannat and here I am back with another video. And in this video, we are going to be reviewing a very simple topic of class 9th physics, which is work and energy. In scientific concepts, the concept of work is completely different from what we perceive it to be. Right? In the beginning of the video, जैसे मैंने कहा कि आप घंटों तक बैठ के अगर पढ़ोगे और फिर कहोगे कि आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, आज तो मैंने बहुत ज़्यादा ही वर्क किया है, in scientific term you have not done any work at all. Okay, let me explain. साइंटिफिक टर्म्स में जो वर्क को अगर देखा जाए, वर्क इज बेसिकली सेड टू बी एनीथिंग इन विच यू अप्लाइंग फोर्स. जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हो विच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट यू अप्लाइंग द फोर्स ऑन. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे कि आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड. नाउ इफ आई थ्रो द मार्कर अवे, अब मुझे इस मार्कर को थ्रो करने में, फेंकने में बहुत ही कम फोर्स लगेगा. और एक नॉर्मल पर्सन कहेगा कि इसमें काम क्या कर रहे हो तुम, ये कोई काम होता है, इज इट वर्क? बट इन साइंटिफिक टर्म्स येस, इट इज वर्क. क्योंकि जब मैंने इस मार्कर को फेंका, ऑल्दो इसमें मेरी कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगी और ना ही मुझे इतनी कोई ज़्यादा थकान हुई, एक्सर्शन हुई, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक टर्म, क्योंकि इसमें जो है एक डिस्प्लेसमेंट हुई, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो है इसने मूव किया, एंड दस हम ये कह सकते हैं दैट आई हैव डन सम अमाउंट ऑफ वर्क. लेकिन अभी अगर हम एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ स्टडिंग, राइट. अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत घंटे पढ़ाई की, आई वॉज सिटिंग एट माई टेबल एंड आई वॉज स्टडिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, यू माइट से कि मैंने तो आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया क्योंकि मैं घंटों तक एक जगह में बैठ के पढ़ रही थी. बट अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक टर्म आई हैव नॉट डन एनी वर्क एट ऑल, क्योंकि मेरे वहाँ पे बैठने से किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं. ऑल्दो मुझे एक्सर्शन बहुत हुई, बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग एट ऑल अकॉर्डिंग टू साइंस. ना जो वर्क है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर W. इसकी जो यूनिट होती है ये होती है जूल. वी रिप्रेजेंट इट बाय जूल. एंड वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F into S cos theta. Now this is something, cos theta is something that is out of class 9 syllabus, but I'm just telling you in case, or I think it's important to have some extra knowledge as well. जो वर्क का मेन फॉर्मूला होता है that we learn in class 9th is just F into S, force into the displacement. ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक डेफिनेशन भी ट्राई ऑन की थी कि जो वर्क है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड and that force causes the object to move, basically causes the object to displace, causes a displacement in the object. ठीक है, तो मतलब कि force into displacement would be work, right? But what is this cos theta? Let me tell you, cos theta is basically the angle. Let me explain this with a diagram. Here is our first situation. Here I have made an object which I'm applying force on into my right direction and the object is also moving to the right. यानी कि जब हम एक फोर्स को अप्लाई करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो cos थीटा इज द एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, cos थीटा की जो वैल्यूज होती है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि जो वर्क होता है उसकी हम यूनिट लेते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. ठीक है, एफ एस जो भी है, ठीक है, एफ एस हमने अभी इसकी वैल्यू नहीं निकाली है. ठीक है, cos थीटा को जानते हैं. cos थीटा में जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे हम इसे लेंगे व्हाट, 0, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसमें जो एंगल है वो कितने का बनेगा,
ठीक है, एफ की लाइन ये भी है और ये ही सेम लाइन एस के लिए भी यूज हो रही है बेसिकली, एंड लाइन ओवरलैपिंग, ठीक है, एक ओवरलैप्ड लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज हो रही है। तो इसमें एंगल तो कुछ है ही नहीं, एंगल इज 0, ठीक है, एंड cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो whenever the force is applied and the object is displaced in the direction of force, the work done is said to be positive. ठीक है, यानी कि जब इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्रीज का हो, यानी कि cos थीटा की वैल्यू cos 0 हो जाए, तो इसका मतलब हो गया वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेकेंड एग्जाम्पल। अगेन हमने बोला जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है, देर एक्टिंग इन कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन कि जैसे जो फोर्स है मैं अगर राइट में लगा रही हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो एंगल है वो कितने का इक्वल हो गया, 180 के इक्वल, यानी कि जो यहाँ पे हमारा थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल, यानी कि F इंटू एस इंटू कॉस 180। अब जो है cos 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि जो हमारा वर्क डन हो गया वो नेगेटिव एफ एस, यानी कि हमारा वर्क डन है नेगेटिव। अब देखो जैसे कि जब जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेट्स सपोज राइट, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो तब जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो है ऑब्जेक्ट जा रहा है। cos थीटा जो थीटा की वैल्यू जब 180 हो जाती है, यानी कि जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। नाउ लेट्स लुक अपॉन दी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो F है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे राइट डायरेक्शन में, एंड जो S है जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बन रहा है एक राइट एंगल। हमने बोला जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे हमारी जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो होगी cos 90, क्योंकि अगेन इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो तो 90 डिग्रीज का बन रहा है। अब लेट मी टेल यू, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी कि F इंटू एस इंटू 0, ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया 0, यानी कि यहाँ पे वर्क क्या हुआ है, 0 वर्क डन। Now, the concept might be kind of hard to understand at first, but with simple examples we can easily understand it. Let me give you some simple examples. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे कि मैं जो है एक चेयर को पुश कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास एक चेयर है, लेट्स जस्ट इमेजिन, ठीक है, एंड आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है, टू द लेफ्ट राइट साइड, ठीक है, एंड जो चेयर है इट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है इनके बीच का वो कितने के इक्वल बनेगा, 0 डिग्रीज के इक्वल बनेगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव वर्क कर रही हूँ, क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लेते हैं नेगेटिव वर्क डन का। सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक चेयर को पुश कर रही हूँ टुवर्ड्स द राइट। हमें पता है एक फोर्स होता है नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करता है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एज वी नो, ठीक है। चलो हमें ये नहीं पता कि उससे जो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी कॉज हुई है, क्या कॉज हुआ है, बट व्हाट वी नो इज कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने राइट में ही ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में।
यहाँ पे हमने देखा कि जो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 के इक्वल, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो है इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, रादर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? This implies that the work done by the frictional force was negative. चलो अब हम सेम एग्जाम्पल को तीसरी बार लेते हैं फॉर द थर्ड एग्जाम्पल। मैं एक चेयर को पुश कर रही थी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एक फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ हमारे पास क्या अलग अलग फोर्स नहीं लग रही है? वन ऑफ दोज फोर्सेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स नीचे लग रही है सो दैट इट जो है अट्रैक्ट कर रही है। हमें पता है कि हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें मास होता है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी कि जो हमारी जो चेयर है जिसे मैं पुश कर रही हूँ उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है चलो नीचे की तरफ धंस तो रहा है, श्योर, बट नो वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रीज़न, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमारा मस्कुलर फोर्स है जो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है यानी वो लग रही है हमारी राइट डायरेक्शन में। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्रीज का। जब थीटा 90 डिग्रीज का हो जाता है तो हमारी जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ डन 0 वर्क। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट इज मूविंग परपेंडिकुलरली, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई है 90 डिग्रीज टुवर्ड्स द फोर्स, ठीक है। नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. Now let's move on to the next concept. The next topic that we need to know about in this chapter is energy. Energy, according to scientific terms, energy is basically the capacity to do work. Capacity to do work. ठीक है, यानी कि हम जो है कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है टू डू वर्क, दैट इज आवर एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंस। हम मेनली इस चैप्टर में 2 टाइप्स की एनर्जी पढ़ते हैं, विच इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड अगेन लेट मी टेल यू, वर्क एंड एनर्जी आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, मैंने बोला कि ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट जैसे अभी हम वर्क के बारे में जानते हैं, जो वर्क है इट इज इक्वल टू F इंटू एस, राइट। इस फार अभी हम कॉस थीटा को हटा देते क्योंकि हमारे 9th में कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। बट अगर हम देखें जो फोर्स है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना, बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन हायर क्लासेस दैट 2 वेक्टर क्वांटिटीज मेक अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो हियर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द रीजन फॉर एनर्जी टू बी अ स्केलर क्वांटिटी वी लर्न इट लेटर ऑन इन द वीडियो। The first type of energy that we are going to be learning about is a kinetic energy. हम ये जो है अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन 7th क्लास में learned about kinetic energy. Kinetic energy is basically the energy possessed by a moving body. जो भी बॉडी मोशन में है उसके पास जो है kinetic energy होती है। अगेन एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, वर्क की यूनिट भी जूल ही होती है। एक्चुअली लेट मी जस्ट टेल यू, लेट मी गिव यू स्पॉइलर, ठीक है। जो एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन, ओके। अब जो है काइनेटिक एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं, इसकी जो है एक फॉर्मूला क्या है। हम जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को लेते हैं 12 mv²। बट क्वेश्चन इज हम इसे 12 mv² लेते क्यों हैं? लेट अस डिराइव इट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्क। हमने बोला था कि जो वर्क की जो एक फॉर्मूला होता है वर्क का होता है F इंटू एस। कॉस थीटा को हटा दो क्योंकि इट्स नॉट इन 9th क्लास, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। अगेन मैंने बोला था कि जो एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। अब जो है हम इनमें जो क्या करेंगे, हम फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी हम यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसके
अकॉर्डिंग जो F होता है वो होता है ma के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। अब जो है हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। हम जो है इसमें यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। What we will do is we will take the third equation of motion, which we have already learnt in the first chapter, maybe first or second chapter of physics. The equation basically हमें equation में क्या पता चलता है, equation का जो the equation is basically v square minus u square is equal to 2as। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें we have to take out the value of the displacement which is this displacement, right। तो अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए v square minus u square upon 2a is equal to s displacement। This we will denote as the equation number 2। हमें मिल गई फोर्स की वैल्यू, हमें मिल गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। नाउ वी विल पुट इट इन दिस इक्वेशन, हम इस फॉर्मूला में इसको ऐड करेंगे। तो यानी कि जो वर्क डन है इट इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ की हमने वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पे, ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगेन यहाँ पे हम इसको काट देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो W मीनिंग द वर्क डन इज इक्वल टू m v square minus m u square upon 2। We can simply say that work done is equal to half m v square minus u square, ठीक है। This is the formula for work done and this is also the formula for kinetic energy। हमने अभी kinetic energy का भी यही फॉर्मूला निकाला था कि जो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हमने हाफ इंटू एम वी स्क्वायर उस टाइम पे क्यों बोला, हमने उसे इसलिए बोला था क्योंकि we assumed that the initial velocity had been zero। अगर हमारी initial velocity zero नहीं होती then we would have said that the kinetic energy formula is half m v square minus u square। It's a very simple formula, truly very simple। The next topic that we have here is potential energy। हम again 7th class में ये पढ़ चुके हैं about potential energy as well, that the potential energy is possessed by any body which is at a certain height। यानी कि जैसे कोई अगर बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ है it has some potential energy। अगर if you are climbing stairs that are higher up from the ground you have some potential energy as well। तो अब हम डिराइव करते हैं द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगेन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इसकी भी यूनिट अगेन जूल में ही होगी एंड अगेन इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। हमें पता है अगेन कि जो एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा F इंटू एस। अब बात जो ये आती है इज दैट कि हमें यहाँ पे ग्रेविटेशन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। वाई, क्यों हमें ग्रेविटेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा? व्हाट इज द सिंपल रीजन फॉर इट? लेट मी गिव यू द रीजन। हमने बोला कि वो जो एक सर्टेन हाइट पे है, ठीक है। हाइट का जैसे कॉन्सेप्ट आता है वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट मी टेल यू हाउ। हमने जो है पिछली बारी इसमें हमने फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स निकाली थी, सेम चीज़ अब हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि हमने अभी अपने पिछले एक्सप्रेशन में भी किया, हम अगेन इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे। बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हम जो है F को लेंगे इज इक्वल टू mg, जो कि हमारी हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। हम जो है यहाँ पे हाइट को मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लेंगे जो है हाइट। क्यों? क्योंकि यही तो है हमारी डिस्प्लेसमेंट, उतना ही तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो है कवर की है विच इज द हाइट एट विच इट इज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। अब जो है अगर हम इसको ही पुट करें इनकी दोनों की वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। And again work done is equal to the potential energy that is possessed by the body while falling। यानी कि जो जितना वर्क उसने किया होगा while falling would be equal to the potential energy that is possessed by the body at that particular height। यानी कि यहाँ पे जो potential energy जो होगी it would be equal to mg
H. Here is kinetic energy, here is potential energy. Very simple topics. Here I would like to put an end to this video till now. Today we have studied about work and energy and the two types of energy. But still there are a few topics left of this video which I will be covering up in the next video that I am going to be posting very soon. I will try my best to do that. Till then, make sure to like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon and comment down if I had made any mistakes in between the video, or if you have any doubts left regarding this video or any other topic, you can always ask me in the comment section. I will be very pleased to be reading the comments. Till then, I will be seeing you in the next video which I am very sure to post very soon. Till then, bye bye. Have a great day.